Hello learners, this is your trainer and mentor Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams just like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and even much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free of cost throughout India, especially for those students who wouldn't be able to avail or afford these exclusive coachings due to any kind of constraints. So don't worry students, just subscribe this channel and get complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS 100% free during this lockdown crisis. So aspirants in UGC NET Paper 1 Professional Series, the ninth unit of UGC Paper 1, that is People Development and Environment, is going on this channel, and in which today I will cover its next subtopic of natural and energy resources, that is solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest energy. So different types of resources as well as the energy resources, ये next subtopic है. और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में जो इससे पहले के टॉपिक हैं वो सारे मैंने क्रोनोलॉजिकली कवर किए हैं. अब इस टॉपिक की बारी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और टुडे इट्स दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. तो ये जो पूरा टॉपिक है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, इंक्लूडिंग ऑल द टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, सोलर, विंड्स, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये दो पार्ट्स में मैं कवर करूँगी बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक है. और 101% मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है फुल फ्लेज डिटेल में 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगा, एक आज और एक कल पार्ट 2 में. और आपको एक्स्ट्रा इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. और इस टॉपिक में से 101% एक क्वेश्चन जो है हर एक सेट में रहता है यूजीसी पेपर 1 में. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी. सो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? सो दे कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शंस. जो हमें प्रकृति ने दिया है, मदर नेचर ने दिया है, जो भी नेचुरली है हमारे इस पूरी की पूरी धरती के ऊपर जो अवेलेबल है नेचुरली, दैट इज़ नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, जो भी आप कह सकते हो उसको. ठीक है जी. सो दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन द एनवायरमेंट एंड आर डेवलप्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस. ये मैन मेड नहीं है, ये ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ मदर नेचर ने जो भी नेचुरली हमें बाय गॉड्स ग्रेस जो है डिफरेंट रिसोर्सेज जो है नेचुरली मिले हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. सो कॉमन एग्जांपल्स में भी दैट इज़ वाटर, सॉयल, एयर, सनलाइट, स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. सो ये सब चीज़ें क्या हैं? दैट इज़ दी नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. सो अब क्या है नेचुरल रिसोर्सेज में, मैंने आपको पहले बता दिया, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, फिशेज़, मरीन लाइफ, बायोमास एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. बट इसमें कुछ रिन्यूएबल हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं. जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया. ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ इसमें से जो एग्जांपल्स मैंने इकट्ठी ली हैं, कुछ इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. और कुछ इसमें जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है. ये सब चीज़ें जो है वो ऐसी एग्जांपल्स हैं. सो prosperity of a nation is dependent on the natural resources available in the nation. हमारी नेशन में और किसी भी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है और वेल बीइंग है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, वो सारी की सारी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो है होली से होली डिपेंडेंट होती है. ठीक है जी. जितने वी आर रिच इन आर नेचुरल रिसोर्सेज, उतना ही जो है हमारी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी. अदरवाइज जो है वो वाइसा वर्सा, जितने हम नहीं रिच होंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे तभी उस केस में हमारी जो है प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस नेशन की जो है वो हिंडर हो जाएगी. सो अब क्या मैंने अभी अब 2 चीज़ें बोली, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब देखो 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया क्या 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 होता है उसका
ठीक है, जो नेचुरली अवेलेबल हो, लेकिन उसमें भी टू टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज, दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, टाइप्स की भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे इसका नाम ही डिपेक्ट कर रहा है, रीन्यूएबल, मतलब जो बार बार रीन्यू हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है जी, बार बार जो है वो बनते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली जो है वो फॉर्मेशन उनकी होती रहती है, जितना मर्जी हम उसको यूज़ करी जाएं। सो दिस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो इज एनर्जी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज सन, विंड, रेन, टाइड्स, एंड कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब आपने देखा सनलाइट है, रेन है, टाइड्स हैं, विंड है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ये क्या है, बार बार रिप्लेनिश होती है। ठीक है जी, सो ये कौन से हैं, रिन्यूएबल। सो दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड फार मोस्ट द क्लीनेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट। ये क्या है, प्लेंटी ऑफ नेचर, मतलब अबंडेंस में है ये नेचर के अंदर। ठीक है जी, सो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, टाइड एनर्जी आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कई बार आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चन डायरेक्ट भी और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज दिए होते हैं 4 ऑप्शंस में, और उसमें से आपको ऑड वन आउट निकालना होता है कि इसमें से बताइए जी रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, या आपको बताना होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग, और कौन कौन से रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल में आते हैं। वही आते हैं सब जो बार बार रीजनरेट होते रहते हैं, और जो अनलिमिटेड होते हैं, और जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते कभी भी, बार बार रिप्लेनिश और बार बार जो है न्यू फॉर्मेट होते रहते हैं। और अब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेसेस कन्वेंशनल फ्यूल्स इन द 4 डिस्टिंक्ट एरियाज। जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया है, या रिप्लेस हो सकता है वो रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ पावर जनरेशन, वाटर एंड हॉट वाटर हीटिंग, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, रूरल ऑफ ग्रिड एनर्जी सर्विसेज। ये 4 तरह के डिस्टिंक्ट एरियाज हैं दैट कैन बी रिप्लेस्ड by the renewable energy. So renewable energy replaces conventional fuels in 4 distinct areas. ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आया हुआ था पिछले 10 ईयर्स पेपर में, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। सो मैंने स्पेसिफिकली इसको कवर किया है कि कौन से ऐसे 4 डिस्टिंक्ट एरियाज हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो रिप्लेस कर सकती है ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल फ्यूल्स को। ठीक है जी, सो ये 4 डिस्टिंक्ट डायमेंशंस हैं, एरियाज हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमने क्या पढ़ा, पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग पढ़ा, उसके एग्जांपल्स देखे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो कौन से होते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं रिन्यूएबल से। क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल में बार बार जो है वो बनते रहते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो बार बार नहीं बनते हैं, ठीक है जी, जो बार बार रीन्यू नहीं होते हैं, जो बार बार रीजनरेट नहीं होते हैं, रिप्लेनिश नहीं होते हैं, ठीक है जी, बार बार उनकी फॉर्मुलेशन नहीं होती है, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोन एट अ स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजम्पशन। हम कंज्यूम करते रहते हैं, लेकिन जिस पेस से हम कंज्यूम करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, उस पेस में वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं। दे टेक थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्मेट अगेन. So non-renewable resources are not environmental friendly and can have serious effects on our health. So they are called non-renewable because they cannot be regenerated within a short span of time. रीजनरेट होते हैं लेकिन बहुत थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर्स के बाद, बार बार जो है शॉर्ट टाइम में रीजनरेट या रीन्यू नहीं होते हैं। सो ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, ये बार बार जो है हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम इसको बार बार यूज़ करके एग्जॉस्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, इनकी प्लेनिशमेंट या रीजनरेशन कम हो जाती है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल एंड पेट्रोलियम एंड सो ऑन। जो रिसोर्सेज बार बार रीजनरेट नहीं होते हैं, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस है, ये सारे जो है नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है जी, रिन्यूएबल अभी तक हमने डिस्कशन किया,
कौन कौन से रिसोर्सेज रिन्यूएबल में आते हैं, कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, और दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। रिन्यूएबल में इट कैन बी रिन्यूड एज इट इज़ अवेलेबल इन इनफाइनाइट क्वांटिटी, मतलब अबंडेंस में है, अनलिमिटेड है, और बार बार उसको यूज़ करेंगे और बार बार बनते रहेंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में इससे बिल्कुल उलट है। वंस कंप्लीटली कंज्यूम्ड इट कैन नॉट बी रिन्यूड ड्यू टू लिमिटेड स्टॉक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल इन नेचर। सो यहाँ सस्टेनेबल मतलब ये बार बार सस्टेन कर रहे हैं, ये बार बार जो है रीजनरेट होते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर, मतलब ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिस स्पेस पे हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेस पे जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एंड इसमें ये भी हो सकता है कि रिन्यूएबल को हम कह सकते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल, और नॉन रिन्यूएबल को कह सकते हैं एग्जॉस्टिबल। ठीक है जी। रिन्यूएबल में लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है जी, बट नॉन रिन्यूएबल में हाई कॉस्ट एंड लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एंड लास्ट इज रिन्यूएबल में दे कैन रिप्लेनिश क्विकली, बार बार रिप्लेनिश हो जाते हैं, बार बार जो है बनते रहते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिप्लेनिश वेरी वेरी स्लोली एंड डू नॉट रिप्लेनिश नेचुरली एट ऑल। ठीक है जी। बार बार जो है रिप्लेनिश नहीं होते हैं, और इसको बहुत सारे जो है वो साल लग जाते हैं दोबारा रिप्लेनिश होने में। सो ये क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट चलते हैं। अब दीज आर दी टाइप्स ऑफ, ये कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है जी। कौन कौन सी एनर्जी, ये जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनसे कौन कौन सी एनर्जीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। उन एनर्जीज़ में से आपके सिलेबस में 8 तरह के डिफरेंट एनर्जीज दी हुई हैं। आपके सिलेबस में, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, जब हमने शुरू किया था आपके सिलेबस में 8, अभी आपने क्या किया, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मीनिंग, उनकी टाइप्स। ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं कि 8 तरह की सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये देर आर 8 टाइप्स ऑफ एनर्जीज विच इज़ मैंशनड इन योर यूजीसी नेट सिलेबस। तो ये हम जो है बारी बारी शुरू कर रहे हैं। आज मैं आपको 3 एनर्जी करवाऊंगी, 3 तरह की। ठीक है जी। जो 5 रह जाएंगी, 8 में से 3 आज करेंगे, जो 5 रह जाएंगी वो पार्ट 2 में कल मैं कंटिन्यू करूँगी। और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ सोलर एनर्जी। Solar power is attractive because it is abundant and offers a solution to fossil fuel emissions and global climate change. सोलर एनर्जी कौन सी होती है, जो सनलाइट से प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत बड़ी एक स्रोत है एनर्जी का, जिसको हम यूज़ करके जो डिफरेंट फ्यूल्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट हम सोलर एनर्जी से आराम से कर सकते हैं। और हमारी जो है कॉस्ट एज वेल एज कंजम्पशन जो है वो बहुत, मतलब कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, और हमारे एफर्ट्स जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। सो अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी एट अ रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,73,000 TW। ठीक है जी। सो दिस enormously exceeds both the current annual global energy consumption rate of about 15 TW and any conceivable requirement in the future. So India is both densely populated and has higher solar in India. Solar isolation, sorry, and has high solar insolation, providing an ideal combination of solar power in India. India is already a leader in wind पावर जनरेशन। मतलब कहने का ये है कि ये स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि कितनी अप्रॉक्सीमेटली कितनी रेट की सोलर एनर्जी जो है वो हमारे अर्थ के अंदर जो है वो है। ठीक है जी। और ये हम कैसे कैसे जो है डिफरेंट कंजम्पशन रेट क्या हो सकता है, कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। अबंडेंस में है सनलाइट, सोलर एनर्जी अबंडेंस में है, लेकिन उसकी कंजम्पशन जो है अभी हम कंज्यूम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमने ये सोचा कि हमने तकरीबन जितने भी एमिशंस हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं, उनकी रिप्लेसमेंट हमने टोटलिटी में जो है सोलर एनर्जी से कर देनी है, उस दिन जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो हम बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे से यूज़ करना शुरू हो जाएंगे, और हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है जी, वो कम हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी जो है ओवरऑल वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें दैट इंडियाज़ की अचीवमेंट्स इंक्लूड, सोलर एनर्जी में कौन कौन सी इंडिया के अचीवमेंट्स हैं। फिनोमिनल डिप इन सोलर टैरिफ्स टू रिकॉर्ड अ लो ऑफ USD 0.0334 पर यूनिट
ऑफ द इंक्रीजिंग वायबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आपको अभी जो करंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। 10% प्रोविजन ऑफ रूप टॉप सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज मैंडेटरी अंडर मिशन स्टेटमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर ऑल द 100 स्मार्ट सिटीज़। ठीक है जी, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, successfully leading the climate change deal amongst 195 countries at COP21 in Paris with 40% commitment for non-fossil fuel based energy by 2030 कि 2030 तक जो है मोस्टली 40% जो है वो कहते हैं हमने फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट कर देनी है सोलर एनर्जी से। सो ये टारगेट है 2030 तक का। 72 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। द टोटल शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ नाउ इंक्रीज अप टू 20% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये जो आपके मैथमेटिकल फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, ये आप लर्न कर लीजिए। ये करंट सिनेरियो में आपको बता रही हूँ कि इंडिया की कितनी सोलर एनर्जी के क्राइटेरिया में कितनी अचीवमेंट्स हैं। इंडियाज़ की अचीवमेंट्स इंक्लूड मैं आपको ये बता रही हूँ। एंड इसमें क्या है, इसको कंटिन्यू करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क हम बनाने जा रहे हैं और ये बना है इन फुल स्विंग एट पवगवाड़ा तालुक Tumakuru district of Karnataka, which is set to become the largest solar park in a single location. इंडिया ने सोलर पार्क भी बना लिया है कर्नाटका में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। मोस्ट कम्प्रीहेंसिव पावर सेक्टर रिफॉर्म एवर उडे उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना फॉर फाइनेंशियल turnaround of power distribution companies, construction of green energy corridor to strengthen the transmission of renewable energy, 35 solar parks with overall capacity of 20,514 मेगावाट इन 21 स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अप्रूव हो चुका है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 35 जो हैं सोलर पार्क बनाने हैं हमने और 21 स्टेट्स में बनाने हैं। कितनी कैपेसिटी के? 20,514 कैपेसिटी के। ये कुछ अचीवमेंट्स दी हुई हैं और कुछ जो है फुलफिलिंग टारगेट्स भी दिए हुए हैं सोलर एनर्जी के केस में। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये स्टैटिस्टिक्स लर्न करने वाले हैं। सो सोलर एनर्जी जो है हम दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय टू वेज वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट, दैट इज़ फोटोवोल्टिक एनर्जी and solar thermal energy uses photovoltaic cells that absorb the direct sunlight to generate electricity। एक फॉर्म ये हो गया सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। और दूसरा क्या है? सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूजेस अ सोलर कलेक्टर दैट हैज़ mirrored surface which reflects the sunlight onto a receiver that heats up a liquid. This heated up liquid is used to make steam that produces electricity। तो दो तरह के ये क्वेश्चन आया हुआ था, तभी मैंने आपको ये स्पेसिफिकली कराया है कि दो तरह के तरीके हैं जिससे हम सनलाइट से सोलर एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला क्या है? फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या है? सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्या है? सोलर नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन कैसे? जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है वो इंडिया का है। इट हैज़ अ सेट अ टारगेट ऑफ 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2022 तक जो है सोलर नेशनल सोलर मिशन जो इंडिया ने बनाया है उस मिशन के तहत जो है एक टारगेट लिया गया है कि 20,000 मेगावाट की जो है वो सोलर एनर्जी जनरेट करनी है और सोलर पावर जनरेट करनी है बाय 2022। इट वाज रिवाइज इन जून 2015 टू 100 गीगावाट बाय 2022। सो ये क्या है? दैट इज़ नेशनल सोलर मिशन। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में तो सोलर एनर्जी यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा हम इसमें जो हमारा अलाइंस हुआ है इंटरनेशनल ग्लोबली हमारा सोलर अलाइंस हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्या कहता है? द इंटरनेशनल सोलर अलाइंस इज़ एन इनिशिएटिव प्रपोज बाय द इंडिया एंड फ्रांस। ये दो कंट्रीज़ हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया एंड फ्रांस एट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। कहाँ पे जो एग्रीमेंट या अलायंस हुआ था? पेरिस में। किस किस में मेजरली जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था? इंडिया एंड प्लस फ्रांस ने। लॉन्च ऑन 30 नवंबर 2015। डेट भी याद कर लीजिए, 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था ये अलायंस। इट इज़ एन अलायंस ऑफ द कंट्रीज लेइंग इन बिटवीन टू ट्रॉपिक्स। कौन कौन से ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको याद करना होगा। ये प्लीज़ ध्यान से, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको प्लीज़ अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, लर्न कर लीजिए। एक बार में वीडियो देख के नहीं होता, ये वीडियो 3-4 बार देख लीजिए, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी।
सो यहाँ तक हमने कर लिया सोलर एनर्जी का फुल ऑन कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, विंड एनर्जी, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक एयर से, ठीक है, उसकी मूवमेंट करवा के एयर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। किससे बनती है, विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर, फर्दर कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, ये तो सबको पता है कि विंड एनर्जी क्या होती है और किस तरह से वो हम बनाते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ऑफशोर विंड फार्म्स जो हैं वो बने होते हैं। इस यहाँ पे हम कहते हैं ऑफशोर विंड फार्म्स कि मतलब जो सिटीज़ के अंदर नहीं, मतलब आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े विंड फार्म्स बने होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड फार्म्स इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, विंड की जो एनर्जी है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है वाटर के साथ, हाइड्रो के साथ मिक्स होकर के। ऑफशोर विंड फार्म्स आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑनशोर विंड फार्म्स ऑफ द सेम नॉमिनल पावर। सो विंड टारगेट, जो विंड एनर्जी का टारगेट है दैट इज़ 60 गीगावाट बाय 2022 एंड 200 गीगावाट बाय 2022। ये दो टारगेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, दैट इज़ फॉर द क्राइटेरिया ऑफ विंड एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं कि नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी ये कब बनाई गई थी, 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, कई बार फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बीन ऑथराइज्ड एज द नोडल मिनिस्ट्री, pave the way for offshore wind energy development including setting up of offshore wind power projects and research and development activities। ठीक है जी, ये पॉलिसी इस तरह से उसने बनाई हुई है हमारे मतलब इंडिया ने, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015। ठीक है जी, सो इसमें क्या है, क्या क्या जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं विंड एनर्जी के। विंड एनर्जी मेक्स अप द मेजोरिटी, अबाउट 68% ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन इंडिया। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा। एज ऑफ 31 दिसंबर 2018 द टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी वॉज 32.288 गीगावाट एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया टारगेटेड टू अचीव 66 गीगावाट ऑफ पावर फ्रॉम विंड बाय 2022। ये स्टैटिस्टिक्स आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने हैं। अ नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी अथॉरिटी NOWA अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड दैट act as a nodal agency for offshore wind projects in the country. And last is Denmark is the country which is the highest penetration of wind power. Denmark is the country with the highest penetration of wind power with 43.4% of its consumed electricity from wind in 2017. At least 83 other countries around the world are using wind power to supply their electric power grids. ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कितनी कंज्यूम है, कितनी एनर्जी है, कितना कौन जो है वो विंड एनर्जी में सबसे लार्जेस्ट है, ये सारा कुछ आपने लर्न करना है। ये फैक्चुअल डाटा है और आपको लर्न करना है विंड एनर्जी के केस में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो मतलब जो वाटर से जो है, वाटर से जो एनर्जी हम बनाते हैं, हाइड्रो पावर कैप्चर्ड व्हेन द वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल विच इज़ देन यूज टू टर्न द टर्बाइन देयर बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द जनरेटर। ये प्रोसेस है, हाइड्रो पावर कैसे जनरेट होता है, फ्रॉम flows from the downward from a higher level to the lower level। ठीक है, सो ये इस तरह से प्रोसेस चलता है हाइड्रो पावर का। चीपेस्ट एंड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा चीप जो है वो हाइड्रो पावर होती है। उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, पावर जनरेट करना सबसे ज़्यादा चीपेस्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हाइड्रो पावर। एंड इंडिया इज़ दी, और इसके स्टेटिस्टिक्स क्या है हाइड्रो पावर के, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द वर्ल्ड। एज ऑफ 30 अप्रैल 2017 इंडियाज़ installed utility scale hydroelectric capacity was 44,594 megawatt or 13.5% of its total utility power generation capacity। ये भी फैक्ट्स हैं, आप याद करिए। Additional small hydroelectric power units with a total capacity of 4,380 megawatt, 1.3% of its total utility power generation capacity have been installed। India's hydroelectric power potential is estimated at
1,48,700 megawatt, 60% load factor. And in the fiscal year 2016-17, the total hydroelectric power generated in India was 122.31 TWH, excluding total small hydro with an एवरेज कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 33%. ये स्टैटिस्टिक्स आपको याद करने पड़ेंगे. ये फैक्चुअल डाटा है, ठीक है जी. ये लर्निंग डाटा है. हर एक अलग अलग एनर्जी सोर्स का अलग अलग जो है वो कैपेसिटी है, अलग अलग परसेंटेज है इंडिया का, उसके अलग अलग टारगेट्स हैं, ठीक है जी. ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. कितनी कंजम्पशन है, ठीक है जी, ये सब लर्न करना पड़ेगा. और इंडिया इज़ द सेवन्थ नंबर पे आता है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन दी वर्ल्ड. ये याद रखिएगा. कई बार आपकी पोजीशन आपको पूछ लेते हैं कि इंडिया की कौन सी पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है पावर के अंदर. सो नेक्स्ट क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी. ये भी इसी में आती है. सो ओशन थर्मल एनर्जी में क्या है, यूजेस दी टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ओशन एंड द डेप्थ्स ऑफ अबाउट 1000 मीटर एंड टू ऑपरेट अ हीट इंजन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर. सो ये जो ओशन थर्मल एनर्जी है ये भी हाइड्रो एनर्जी का ही एक कह सकते हैं कि सब पार्ट है, सब क्राइटेरिया है, जिससे जो है वो ओशन से जो है ओशैनिक वेव से जो है एनर्जी बनती है, ठीक है जी. और नेक्स्ट क्या है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट आपको मैंने 1 2 3 4 5 जो है डिफरेंट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है डिफरेंट साइट्स हैं इंडिया में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले बाणसागर डैम, ये डैम है, ये भी इंडिया में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्या है, नागार्जुना सागर डैम अक्रॉस कृष्णा रिवर, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट डैम. थर्ड इज़ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर. फोर्थ इज स्पिलवे ऑफ टेरी डैम एंड फिफ्थ इज हीराकुंड डैम एट संबलपुर. ये 5 तरह के जो डैम्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट इंडिया जो है वो हाइड्रो एनर्जी बनती है. और ये कई बार आपको डैम्स के नाम पूछ लेते हैं कि हाँ जी कौन से टॉप 5 डैम्स हैं जिसमें हाइड्रो पावर जो है या हाइड्रो एनर्जी जो है जनरेट होती है. सो ये सारे डैम्स हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज़ द 7th, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ही चल रहा है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 7th मैंने आपको बता दिया. सो एक आपको 7th आपको मैंने पहले बता दिया था कि 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी. ये जो डिफरेंट मैंने आपको ये ऐसे करके बताया ना, सबसे पहले चाइना है. ये मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है कि सबसे लार्जेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा. सबसे पहले चाइना आता है टॉप 10 में. हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा प्लस जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है नंबर 1 जो चाइना है. सेकंड ब्राज़ील है. थर्ड इज़ कनाडा. फोर्थ इज़ यूनाइटेड स्टेट. फिफ्थ इज़ रशिया. 6th इज़ नॉर्वे. एंड 7th में आपको मैं बता चुकी हूँ, जो इंडिया है वो 7th नंबर पे आता है. उसके बाद जो है वेनेजुएला एंड 9th नंबर पे आता है स्वीडन. ये आप क्रोनोलॉजिकल याद कर लीजिए. ये करंट फैक्ट्स फिगर्स हैं जिसमें जो है ये हाइड्रो पावर में कौन कौन सी एनर्जी कौन कौन सी कंट्री जो है कौन कौन से स्थान पे कौन कौन से पोजीशन पे आ रही है. इन इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद अ स्टेशन कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 मेगावाट each fall under the category of small hydropower. India targeted achieve 5 gigawatt of power from SHP by 2022. The National Hydroelectric Power Corporation NHPC, Northeast Electric Power Company, Satluj Jal Vidyut Nigam and Tehri Hydro Development Corporation Limited are some of the public sector companies producing hydroelectric power in India. ये आप कंपनीज के नाम याद कर लीजिए. ये 5-6 कंपनीज हैं जो मैंने आपको भी करके बताई हैं. NHPC, NEEPCO, SGVNL एंड THDC. इनकी फुल फॉर्म्स भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई हैं, ये आप याद कर लीजिएगा. कई बार फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, कई बार ये पूछ भी लेते हैं कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन कौन सी हैं जो मेजरली पार्ट प्ले कर रही हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, ठीक है जी. सो पब्लिक सेक्टर अकाउंट्स टू 92.5% ऑफ इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन. और मतलब ये कह रहे हैं कि 92.5% जो है वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में है, मतलब गवर्नमेंट के हाथों में, पब्लिक कंपनी के हाथों में है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में. और बाकी का जो थोड़ा सा पार्ट बचा है दैट इज़ इन दी प्राइवेट हैंड्स, ठीक है जी.
सो यहाँ तक जो है पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है जी। पार्ट 2 विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 2 जो मैं कल लेके आऊँगी। यहाँ तक हमने क्या किया मैं आपको रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग, ठीक है जी, उसके डिफरेंट 2 टाइप्स हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, उनके मीनिंग और एग्जांपल्स किए। फिर 3 तरह की एनर्जी टाइप्स की, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। 3 तरह की एनर्जीज कवर कर ली हैं हमने, और 5 तरह की जो रह गई हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूजीसी पेपर 1, वो 5 तरह की एनर्जीज जो हैं वो हम कल पार्ट 2 में कैप्चर करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए जो है आप पार्ट 2 भी देखिएगा। एंड इस चैनल के ऊपर हमारा बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी का फुल ऑन सिलेबस चल रहा है क्रोनॉलॉजिकली। यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का फुल ऑन सिलेबस चल रहा है क्रोनॉलॉजिकली। सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की सोशल साइंस सीरीज चल रही है क्रोनॉलॉजिकली एज पर द सिलेबस। और यूजीसी पेपर 1 मैं करा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड इन अ क्रोनॉलॉजिकल मैनर एंड सिक्वेंशियल मैनर, जिसमें मैंने आपको अब तक यूजीसी पेपर 1 में 5 यूनिट्स जो हैं वो फुल फ्लेज करा चुकी हूँ, फुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली। फुल जो आज जो अपडेटेड सिलेबस है, करंट सिलेबस है यूजीसी पेपर 1 का, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको 5 फुल फ्लेज यूनिट्स करा चुकी हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ये सारा 100% मैं आपको फुल फ्लेज कम्प्लीटली करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए, सारे टॉपिक्स जो हैं वो सीक्वेंशली क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है जी। और अब छठा जो यूनिट है दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो भी आप धीरे धीरे जो है कवर करा रही हूँ। ये भी जो सब टॉपिक, ये भी 2 पार्ट्स में मैं कवर कराऊंगी, और वो भी सिक्वेंशली अभी मैं हम करा रहे हैं, और कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं। सो दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेवोल्यूशनरी सोशल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स यूजीसी ऑनलाइन मंत्रा। ऐसा चैनल आपने ना कभी पहले देखा ना कभी सुना। चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कंप्लीट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट सिलेबस जो है वो कोई नहीं करा रहा है, ठीक है जी। सो यही चैनल करा रहा है 100% फ्री कंप्लीट एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया। ये हमारा मिशन है, स्पेशली फॉर दी नीडी पर्सनस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन क्राइसिस। तो ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डिफरेंट स्टूडेंट्स को थ्रू आउट इंडिया। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, आप लाइक करें वीडियोस हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए। और तो हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक मोटिवेशनल लेवल जो है वो बढ़ता है। आप लाइक करें वीडियो, जब भी आप वीडियो देखें लाइक करें। और कोई आपकी क्वेरी है, कोई कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रेशियस कमेंट्स और मोटिवेशनल कमेंट्स भी डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल।